डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है आर्थिक विकास के कुछ सिद्धांत। तो सम थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आज हम एडम स्मिथ का सिद्धांत लेंगे। विकास के सिद्धांत में आज हम एडम स्मिथ का सिद्धांत ले रहे हैं, दैट इज एडम स्मिथ्स थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के सिद्धांत में जो एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहते हैं, तो एडम स्मिथ की जो पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, तो वो पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एडम स्मिथ का जो सिद्धांत जो आर्थिक विकास की समस्या से संबद्ध है, हालांकि एडम स्मिथ के जो आर्थिक विकास के संबंध में जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सुव्यवस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद वाले अर्थशास्त्रियों ने उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश की और उनकी जो व्याख्या की बाद वाले अर्थशास्त्रियों ने वो इस प्रकार है। तो एडम स्मिथ के जो सिद्धांत है उसमें पहला उनका सिद्धांत है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम एडम स्मिथ के सिद्धांतों को जो सुव्यवस्थित किया गया उससे निकल के आया कि एडम स्मिथ प्राकृतिक नियम के बारे में क्या बताते हैं कि आर्थिक मामलों में एडम स्मिथ प्राकृतिक नियम में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का श्रेष्ठतम निर्णायक है और उसे अपने हित का पालन करने में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अपने स्वार्थ को बढ़ाने में वह सामान्य हित को भी बढ़ाएगा। इसका पालन में कोई अदृश्य हाथ प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग प्रदर्शन करता है जो मार्केट तंत्र को चलाता है। एडम स्मिथ का कथन है कि ब्रेड बनाने वाले की उदारता से नहीं बल्कि उसके अपने स्वार्थ के कारण हमें ब्रेड प्राप्त होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने धन को अधिकतम बनाने का प्रयत्न करेगा। अतः यदि सब व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे कुल धन को अधिकतम बनाएंगे। स्वाभाविक रूप से एडम स्मिथ इस बात के विरुद्ध था कि उद्योग तथा वाणिज्य में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे। वह कट्टर स्वतंत्र व्यापारी तथा आर्थिक मामलों में अबंध नीति का समर्थक था। अदृश्य हाथ अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट का संतुलन स्थापित करने वाला तंत्र राष्ट्रीय धन को अधिकतम बनाता है। ऐसा एक प्राकृतिक नियम एडम स्मिथ सोचते थे। दूसरा सिद्धांत जो एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया वो श्रम विभाजन से संबंधित था। श्रम विभाजन के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। श्रम विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। श्रम विभाजन से श्रम की उत्पादन शक्तियों में सुधार होता है, अधिकतम सुधार होता है, और श्रम विभाजन से मार्केट के विस्तार के क्षेत्र द्वारा सीमित हो जाता है। श्रम विभाजन लेकिन तो एडम स्मिथ के अनुसार क्या था कि उत्पादकता में इस वृद्धि का श्रेय प्रत्येक श्रमिक की निपुणता में वृद्धि, वस्तुओं के उत्पादन में समय की बचत और तीसरा श्रम बचत करने वाली बहुत सारी मशीनों के आविष्कार को है।
उत्पादकता में वृद्धि का मुख्य कारण श्रम से नहीं बल्कि पूंजी से उत्पन्न होता है। तो श्रम विभाजन जो है वो मार्केट के विस्तार क्षेत्र के द्वारा सीमित हो जाता है। यानी श्रम विभाजन तभी पॉसिबल है जब मार्केट बड़ा हो। अगर मार्केट छोटा है तो श्रम विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी को अब हम आगे बढ़ाएं। तो एडम स्मिथ के सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत पूंजी की संचय प्रक्रिया है। पूंजी की संचय प्रक्रिया के बारे में एडम स्मिथ क्या कहते थे? स्मिथ ने इस बात पर बल दिया कि पूंजी संचय अवश्य ही श्रम विभाजन से पहले होना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की भांति एडम स्मिथ भी पूंजी संचय को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त मानता था। इसलिए आर्थिक विकास की समस्या लोगों को अधिक बचत करने तथा देश में अधिक निवेश करने की योग्यता पर निर्भर थी। इस प्रकार बचत की दर से निवेश की दर निर्धारित होती थी और संपूर्ण बचतें निवेश कर दी जाती थी। जैसा कि स्मिथ ने कहा है, एक व्यक्ति प्रति वर्ष जितना अंश बचाता है वह तुरंत पूंजी के रूप में प्रयोग हो जाता है, परंतु लगभग सब बचतें निवेश अथवा भूमि को लगान पर देने के परिणाम स्वरूप होती हैं। इसलिए ये समझा जाता है कि केवल पूंजीपति अथवा भूमिपति ही बचत कर सकते हैं। श्रमिक वर्गों को बचत करने में असमर्थ समझा जाता था। यानी कि पूंजी संचय का कार्य केवल पूंजीपति करते हैं, लेकिन श्रमिक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मजदूरी ही जीवन निर्वाह के स्तर पर दी जाती है। फिर पूंजी संचय की प्रक्रिया का ही हिस्सा है कि मजदूरी के बारे में एडम स्मिथ के क्या विचार थे। यह विश्वास कि मजदूरी के लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ वेजेस पर आधारित था। स्मिथ भी मजदूरी कोष के अस्तित्व में विश्वास रखता था। वास्तविकता यह है कि मजदूरी उस राशि के बराबर होती है जो श्रमिकों के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। यदि किसी समय जीवन निर्वाह स्तर की अपेक्षा मजदूरी कोष बढ़ जाए तो श्रम शक्ति बढ़ जाएगी, रोजगार के लिए प्रतियोगिता तीव्रतर हो जाएगी और मजदूरी घटकर जीवन निर्वाह स्तर पर आ जाएगी। यानी मजदूर को मजदूरी उतनी ही मिलती है जितना उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। इसलिए मजदूर जो है वो बचत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, लाभ के संबंध में एडम स्मिथ के क्या विचार थे? स्मिथ का विश्वास था कि पूंजीपति उन पर लाभ कमाने की आशा रखते हैं तथा लाभों के संबंध में भावी प्रत्याशाएं निवेश के लिए वर्तमान परिस्थिति तथा वास्तविक लाभों पर निर्भर होती हैं। स्मिथ का विश्वास था कि जब आर्थिक प्रगति होती है तो उसके साथ लाभ कम होने लगते हैं, पर पूंजी संचय की दर बढ़ती है तो पूंजीपतियों की बढ़ती प्रतियोगिता लाभों को घटा देती है। जब पूंजी संचय की दर बढ़ती है तो पूंजीपतियों की बढ़ती प्रतियोगिता लाभों को बढ़ा देती है और आर्थिक प्रगति जब भी होती है तो उससे लाभ कम होने लगते हैं। नेक्स्ट, ब्याज के संबंध में एडम स्मिथ के क्या विचार थे? एडम स्मिथ के अनुसार समृद्धि, उन्नति एवं जनसंख्या के बढ़ने पर ब्याज दर कम होती है, जिससे पूंजी की पूर्ति में वृद्धि होगी। इसका कारण यह है कि ब्याज दर कम हो जाने पर साहूकार अपना जीवन स्तर पूर्ववत बनाए रखने के लिए लोगों को अधिक ऋण देंगे, जिससे वे अधिक ब्याज कमा सकें। इस प्रकार ब्याज दर और कम होने से उधार के लिए पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे ब्याज दर कम होती है और साहूकार और ऋण देकर निर्वाह के लिए आय प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे स्वयं ही निवेश करना प्रारंभ कर देंगे
और उद्यमियों का रूप धारण कर लेंगे। अतः ब्याज दर कम होने पर भी देश में पूंजी संचय और आर्थिक विकास में वृद्धि होती रहेगी। यानी ब्याज कम हो जाने पर भी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। और नेक्स्ट है लगान। लगान के संबंध में एडम स्मिथ के क्या विचार हैं? स्मिथ के अनुसार किसान, उत्पादक तथा व्यापारी उन्नति, लगान के संबंध में, जहाँ तक लगान का संबंध है, स्मिथ का विश्वास था कि आर्थिक प्रगति से मुद्रा तथा वास्तविक लगानों में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय के लगान भाग में बढ़ोतरी। ऐसा इसलिए कि भूमिपतियों का हित समाज के सामान्य हित से जुड़ा हुआ है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एडम स्मिथ के विकास की प्रक्रिया पर एडम स्मिथ के क्या विचार थे? विकास की प्रक्रिया पर एडम स्मिथ के क्या विचार थे, ये हम जानते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार किसान, उत्पादक तथा व्यापारी उन्नति और आर्थिक विकास के दूत हैं। मुक्त व्यापार, साहस एवं स्पर्धा के होने पर ही कृषकों, उत्पादकों एवं व्यापारियों ने मार्केट को विस्तृत किया, जिससे आर्थिक विकास संभव हो सका। इन तीनों के कार्य परस्पर संबद्ध हैं। स्मिथ के अनुसार कृषि में विकास होने पर ही निर्माण कार्यों एवं वाणिज्य में वृद्धि होती है। कृषि विकास से जब कृषि अतिरेक यानी सरप्लस उत्पन्न होता है तो वाणिज्य, सेवाओं तथा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे वाणिज्य में उन्नति, निर्माणकारी उद्योगों की स्थापना होती है। दूसरी ओर इनके विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, जब किसान उन्नत उत्पादन विधियों का प्रयोग करते हैं। अतः किसान, उत्पादक एवं व्यापारी के होने से ही पूंजी संचय और आर्थिक विकास होता है। यानी किसान, उत्पादक और व्यापारी तीनों ही आर्थिक उन्नति और विकास के लिए के दूत हैं। अब हम आगे जानना चाहें विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया क्या है? स्मिथ के अनुसार विकास की यह प्रक्रिया संचय यानी क्यूमुलेटिव होती है। जब कृषि, निर्माणकारी उद्योगों एवं वाणिज्य के कारण समृद्धि होती है तो उससे पूंजी संचय, तकनीकी उन्नति, जनसंख्या में वृद्धि, मार्केट का विस्तार, श्रम विभाजन, लाभ में वृद्धि होती है और यह क्रम चलता रहता है। यानी पूंजी संचय, तकनीकी उन्नति, फिर जनसंख्या में वृद्धि, फिर मार्केट का विस्तार, फिर श्रम विभाजन, फिर लाभ में वृद्धि, यह सारा क्रम विकास की प्रक्रिया में आगे चलता रहता है। हाँ, लेकिन विकास की प्रक्रिया के अंततोगत्वा एक स्थिर अवस्था प्राप्त होती है, जिसे स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। इसके बारे में एडम स्मिथ के क्या विचार थे? प्राकृतिक साधनों जो स्टेशनरी स्टेट है वो कैसे पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील अवस्था सदैव नहीं चलती रहती। प्राकृतिक साधनों की कमी विकास को रोकती है, क्योंकि प्राकृतिक साधन सीमित होते हैं। जब अर्थव्यवस्था अपने साधनों का पूर्ण विकास कर लेती है तो ऐसी समृद्ध अवस्था में श्रमिकों में रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा मजदूरी को कम करके निर्वाह स्तर पर ला देती है और व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा लाभों को बहुत कम कर देती है। जब एक बार लाभ घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, जिससे निवेश भी घट जाता है। इस प्रकार विकास का अंतिम परिणाम होता है स्थिर अवस्था। तो ये स्थिर अवस्था जो है वो विकास का अंतिम परिणाम है। विकास का अंतिम परिणाम होता है स्थिर अवस्था। जब अर्थव्यवस्था विकास कर रही होती है तो विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन अंत में इसका जो अंतिम परिणाम है वो स्थिर अवस्था के रूप में आता है। प्राकृतिक साधनों की कमी
विकास को रोकती है, पूंजी संचय रुक जाता है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, लाभ न्यूनतम हो जाते हैं, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर होती है, प्रति व्यक्ति आय तथा उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अंतिम अवस्था को हम स्टेशनरी स्टेट या स्थिर अवस्था कहते हैं। यह सब मुक्त बाजार में, मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है। एडम स्मिथ ने इस स्थिर अवस्था की स्थिति को एक चित्र द्वारा भी समझाया है। इस चित्र में समय को क्षितिज अक्ष पर लिया गया है, समय क्षितिज अक्ष पर लिया गया है। पूंजी संचय की दर यानी dk/dt को अनुलंब यानी वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया है। अर्थव्यवस्था t समय गति से k से s तक बढ़ती है। ये k से s तक अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलती है। t के बाद अर्थव्यवस्था s से संबंध स्थिर अवस्था को प्राप्त होती है। यानी ये जो s की अवस्था है ये स्थिर अवस्था है, जहाँ आगे वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि मजदूरी इतनी बढ़ जाती है कि लाभ शून्य हो जाते हैं और पूंजी संचय रुक जाता है। यानी समय t के बाद अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की दर 0 हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो सारे विकास की प्रक्रिया के बाद अंत में अर्थव्यवस्था एक स्टेशनरी स्टेट पर पहुंचती है, जो S बिंदु के द्वारा हम बता सकते हैं, जो इस चित्र के अंदर समझाया गया है। तो आई थिंक आपको एडम स्मिथ के जो आर्थिक विकास से संबंधित विचार हैं, जो उसने आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए आर्थिक विकास से संबंधित, और ये स्टेशनरी स्टेट की अवस्था का जो उसने चित्र द्वारा व्याख्या की है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप इसको रिवाइज़ कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इसके आगे एडम स्मिथ की समीक्षात्मक टिप्पणी, एडम स्मिथ के सिद्धांत की पर समीक्षात्मक टिप्पणी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में हम इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।